हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बीपीएससी पाठशाला में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए, वो मैंने वीडियो बनाया है बीपीएससी पीटी की तैयारी के बारे में। तो इस पे हम संपूर्ण और समग्र रणनीति पे चर्चा करेंगे कि बीपीएससी पीटी की तैयारी कैसे की जाए। इसमें मैंने आप लोगों को सिलेबस भी बताया है, बीपीएससी का अभी सिलेबस क्या है और कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं, टाइम वगैरह कैसे मैनेज करना है। तो सारी बातों पे मैंने चर्चा की है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको तैयारी करना है तो आपको पहला काम ये करना है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज़ में, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी क्या रहता है। और इन सारी बातों पे अगर आप विचार कर लेंगे, उसके बाद अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको डिसाइड करने में बहुत आसानी होगी कि बुक्स में कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी आपको तैयारी प्रारंभ करना है तो आप पहले क्वेश्चन देखिए। 2 साल 3 साल का आप क्वेश्चन देख लीजिए। वैसे मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है जो 63 बीपीएससी हुआ है तो उसके पीटी के क्वेश्चन का, और जो 64th बीपीएससी अभी हुआ है तो उसके जो क्वेश्चन थे पीटी के, तो दोनों का मैंने पीडीएफ लिंक बना के और आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अच्छे से देख सकते हैं। मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि आप क्वेश्चन को बार बार देखिए, हर एक क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है, किस लेवल का क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। चलिए, इसमें हम आगे अभी सिलेबस और बुक्स के बारे में भी बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे, और वीडियो के अंत में तैयारी से संबंधित जो और भी सामान्य बातें हैं और डाउट्स हैं, जैसे नोट्स से संबंधित, कोचिंग का जो रोल है उससे संबंधित, या टेस्ट सीरीज से संबंधित, तो उन सारे मुद्दों के बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि होता क्या है, जनरली मैंने देखा वीडियो आप लोग पूरा देखते नहीं और फिर बाद में आप लोग डाउट पूछते रहते हैं, और वो सारे डाउट आप पूछते हैं जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देख लीजिए। आधे घंटे का वीडियो है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। और मैंने जो वीडियो बनाया इसमें हर एक मुद्दे पे मैंने गहराई से छानबीन की है, काफ़ी रिसर्च किया है मैंने, और उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। तो वीडियो देख के आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और मुझे उम्मीद रहेगा कि उससे आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे बीपीएससी के जो पीटी हैं उसके तैयारी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए, ये वीपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया था अभी, जिसमें उन्होंने वार्षिक कैलेंडर दिया था जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें। इसमें देखिए कॉलम नंबर 6 देखिए, तो कॉलम नंबर 6 में इन्होंने 65th बीपीएससी के बारे में लिखा हुआ है। और इनके हिसाब से जो 65th बीपीएससी होगा उसका नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा, ठीक है, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में। और एक जो इन्होंने एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड डेट दिया है वो सितंबर के लास्ट में दिया है। तो चलिए इस पे हम देख लेते हैं कि अभी तो मार्च से स्टार्ट ही हुआ है, तो अगर सितंबर की हम बात करें, सितंबर लास्ट में एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेशन है। एग्ज़ाम प्री का होगा 65th का, तो उस हिसाब से 7 महीने आपके पास हैं अभी, और 7 महीने मोर देन सफिशियंट है प्रिपरेशन करने के लिए। तो प्लीज़ आप वेट मत कीजिए किसी भी चीज़ का। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप बीपीएससी का प्री क्वालिफाई करना चाहते हो और बीपीएससी में भी फाइनली अगर आप रिकमेंड होना चाहते हैं, तो प्लीज़ अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 65वीं के लिए आप कमर कस लीजिए, क्योंकि ऐसे न्यूज़ में भी आ रहा है कि इसमें काफ़ी सारे वैकेंसीज भी आने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा अवसर होगा आपके लिए, तैयारी आप प्रारंभ कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये एक न्यूज़ भी आया था बीच में, अभी 65 बीपीएससी से सिलेबस चेंज होने वाला है, बट इसके बारे में बीपीएससी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, इस तरह का केवल प्रस्ताव है, ठीक है। तो ये सिलेबस के बारे में, सिलेबस में बदलाव होगा, यूपीएससी की तरह का सिलेबस हो जाएगा। तो अभी सरकार की मंजूरी मिली नहीं है इसको, और जब तक बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आएगा 65 बीपीएससी के बारे में, तो उसमें जब तक क्लियर नहीं किया जाता है तब तक कोई ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस में बदलाव हो गई। अगर मान लीजिए सिलेबस में चेंज होता भी है 65 बीपीएससी के लिए, तो पीटी के एग्ज़ाम में शायद ही कोई परिवर्तन होगा, और पीटी का एग्ज़ाम जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। मेंस में हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए, लेकिन मेंस में भी जो पुराने टॉपिक उन्होंने दिए हुए हैं स्टडी करने के लिए, जो मेंस का सिलेबस है वो यथावत रहने वाला है, उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कर सकता है बीपीएससी के और कोई नए टॉपिक ऐड कर दे, ठीक है। तो इसीलिए सिलेबस परिवर्तन होने से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी आप अपना करते रहिए। अगर सिलेबस चेंज होगा तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है या जो आप पढ़ाई अभी कर रहे हैं ये एज़ इट इज़ रहने वाला है। अगर नया सिलेबस आएगा तब भी कुछ नया टॉपिक जुड़ सकते हैं, तो वो आप बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बट इससे आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, पीटी का मैंने यहाँ पे सिलेबस भी आपके लिए डाल दिया है स्लाइड्स में, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप पढ़ लीजिए।
मैं बार बार आपको बोलता हूँ, जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे पीटी एग्ज़ाम का या मेंस एग्ज़ाम का या और भी कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, आप बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे का देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आप सिलेबस को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। लोग करते क्या हैं, सिलेबस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और उन सारे मुद्दों पे वो अध्ययन करने लगते हैं या वो सारे टॉपिक वो कवर करने लगते हैं जो सिलेबस में ही नहीं है, और उसका परिणाम क्या होता है, क्वेश्चन उससे पूछे नहीं जाते हैं, फिर उनका सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसीलिए बिल्कुल ज़रूरी है कि आप सिलेबस अच्छे से देख लीजिए। मैंने यहाँ पे सिलेबस आपके लिए डाल दिया है, ये देखिए यहाँ पे सारा सिलेबस है। ये प्री का ही सिर्फ सिलेबस है, मेंस के लिए मैंने यहाँ पे सिलेबस नहीं डाला है, क्योंकि मेंस के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया तो उसमें मैंने सिलेबस पे चर्चा की है। तो यहाँ आप अच्छे से सिलेबस को देख लीजिए, इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मैं मेन जो बातें हैं उसको बता देता हूँ। देखिए पीटी में अभी जो वर्तमान परीक्षा का स्वरूप है उसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टाइम आपको मिलता है 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स में आपको 150 क्वेश्चन करने रहते हैं। और अभी का जो एग्ज़ाम का सिस्टम है उसमें निगेटिव मार्किंग का कोई प्रोविज़न नहीं है, इसीलिए अगर आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो सारे के सारे क्वेश्चन करें, कोई भी क्वेश्चन आप किट ना करें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी मैंने यहाँ पे आपको तैयारी के बारे में बताया कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और फिर उसके बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना, इसमें डेफिनेटली हिस्ट्री ऑफ बिहार भी है। तो आगे इसमें देख लीजिए ज्योग्राफी है, ठीक है, साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है और मैथमेटिक्स है। तो ये देखिए इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ना है प्री एग्ज़ाम के लिए। और आगे जो मैंने स्लाइड्स बनाया है उसमें हर एक सब्जेक्ट के बारे में मैंने चर्चा की है, उसको कैसे तैयार करना है, उसके लिए कौन से बुक्स पढ़ने हैं आपको, और उससे ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सारे मुद्दों पे अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री लिखा है, बट इसमें बिहार का भी हिस्ट्री है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बिहार के बारे में बात इसलिए नहीं किया क्योंकि अलग से एक बिहार स्पेशल हम बुक देखेंगे और उसमें बिहार के बारे में अच्छे से बात कर लेंगे, बिहार के बारे में कैसे आपको तैयारी करनी है एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दिया आपको क्या क्या पढ़ना है हिस्ट्री तैयार करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट में आपको बताया एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए 6 to 12 तक का, ठीक है। सेकंड इसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बाय विपिन चंद्रा। तो ये देखिए विपिन चंद्रा की किताब आती है, मैंने कवर फोटो भी उसका लगाया है आपके लिए, ये राइट साइड में। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष लिखा हुआ है। तो ये किताब आपको पढ़ना, ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो तीसरा मैंने इसमें लिखा हुआ है वो है अरिहंत हिस्ट्री मैकबुक, और ये इसका कवर फोटो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। तो देखिए जो अरिहंत हिस्ट्री मैकबुक की किताब है इसमें आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री, ये तीनों का तीनों मिल जाएगा। तो ये भी किताब आप ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए मैंने अलग से बुक इसलिए आपको बताया है क्योंकि बीपीएससी ने काफ़ी जगह स्पेसिफाई किया है कि फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत अच्छे से करना है, तो इसीलिए मैंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए अलग से आपको बुक रिकमेंड किया है। और एनसीईआरटी बुक्स आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से आपकी जो बेसिक जानकारी है हिस्ट्री के बारे में वो सही हो जाएगा। तो इसलिए आप एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा एनसीईआरटी पढ़ने में, काफ़ी कम समय में आप 1 महीने में भी एनसीईआरटी अगर चाहे तो कर सकते हैं। तो इसको एक बार ज़रूर रीडिंग मार लीजिए, जिससे आपको जो आधारभूत जानकारी है इतिहास के बारे में तो वो आपको हो जाए, और फिर जो आगे आप बुक्स पढ़ते हैं उससे अच्छे से समझ सके, ठीक है। देखिए इसमें एक और मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट काफ़ी गलती करते हैं इसमें, वो ये बात है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखिए आप। तो प्लीज़ वर्ल्ड हिस्ट्री मत पढ़िए, वो आपके कहीं भी सिलेबस में नहीं है, ना पीटी के सिलेबस में है, ना ही बीपीएससी मेंस के सिलेबस में है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं करना है, ठीक है। हिस्ट्री में एक और बात आपको ध्यान रखना है कि रोल ऑफ बिहार इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये काफ़ी अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें हिस्ट्री में, तो देखिए हर बार अगर आप एग्जाम का क्वेश्चन देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज होता रहता है, कभी 20 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कभी 25 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बट एवरेज आप मान के चलिए कि हिस्ट्री से आपके 25 से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे कम नहीं आएगा। तो ये काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है आपके जो सिलेबस है उसमें, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए ये सारे बुक्स आप खरीद लीजिए, इससे तैयारी अपना प्रारंभ कर दीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा इंडियन पॉलिटी। चलिए इंडियन पॉलिटी की बात अगर हम करें तो इसमें भी मैंने आपको रिकमेंड किया है एनसीईआरटी क्लास 6 to 12। देखिए एनसीईआरटी पॉलिटी का आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मत भी पढ़िए, क्योंकि जो लक्ष्मीकांत वाली मैंने बुक सजेस्ट करी है तो लक्ष्मीकांत के बुक में काफ़ी आधारभूत जानकारियाँ दी गई हैं और हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो मुझे लगता है आप अगर डायरेक्टली लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप उसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है।
देखिए लक्ष्मीकांत की जो बुक है तो उसका जो कवर है उसको मैंने लेफ़्ट साइड में आपको पिक्चर भी उसका दे दिया है। तो ये वाला बुक आपको ख़रीदना है और इसको ख़रीद लीजिए, इसको बार बार आप पढ़ते रहिए और किसी भी सोर्स से कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत अपने आप में इंडियन पॉलिटी के लिए एक संपूर्ण किताब है और बस इसी किताब को आप पढ़िए और कहीं मत जाइए। आप कोई भी किताब मत पढ़िए, चाहे किसी भी सोर्स से मिलता हो, कोई भी नोट्स आपको मिलता हो, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल इसी एक बुक पे फोकस रखिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी, ठीक है। तो देखिए ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है। क्यों पढ़ना आपको एनसीईआरटी ज़रूर इसके बारे में, क्योंकि ज्योग्राफी काफ़ी साइंटिफिक सब्जेक्ट है, अतः आधारभूत शब्दों में आपको समझने में परेशानी होगी। जो ज्योग्राफी के आधारभूत शब्द हैं, जैसे अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, इंटरनेशनल टाइम लाइन क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, तो ये सारे काफ़ी टेक्निकल टाइप के वर्ड हैं और ये तब तक आप समझ नहीं सकते जब तक आप बेसिक जो किताब है वो ना पढ़े। और बेसिक किताब आपकी कौन सी है, तो एनसीईआरटी। इसीलिए आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिए ज्योग्राफी का, इसको मिस मत कीजिए किसी भी हाल में। अगर आप दूसरे टॉपिक के एनसीईआरटी छोड़ देंगे तब भी एडवांस किताबें पढ़ने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन ज्योग्राफी में आपको परेशानी हो जाएगी। इसीलिए एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिए। अच्छा, इसमें आपको अब क्या करना है, जो दूसरा मैंने किताब आपके लिए रिकमेंड किया वो है महेश बर्णवाल का। देखिए इसका जो कवर पिक्चर है वो मैंने लेफ्ट साइड में दिखा दिया है। तो ये किताब आपको ख़रीदना है महेश बर्णवाल का, और ये अपने आप में समग्र पुस्तक है, ठीक है। इसमें हर चीज़ दिया हुआ है ज्योग्राफी के बारे में, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, ह्यूमन ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, सब कुछ दिया हुआ है। तो ये किताब आप ज़रूर पढ़ लीजिए। देखिए इसमें एक और मैं इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है आपको सिलेबस में, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। इससे पहले मैंने हिस्ट्री में आपको क्या बताया, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है। तो बेसिक आप जानकारी रखिए एशिया के जो देश हैं उनके बारे में, अफ्रीकन कंट्री के बारे में, यूरोप के बारे में। तो ये सारे आपके सिलेबस में आएंगे और इसको आपको अच्छे से करना है। तो ये हो गई ज्योग्राफी की बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब हम जनरल साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जनरल साइंस से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आसान भी होता है। अगर आप साइंस में चाहें तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही प्रमाणिक किताब आपको पढ़ना है, लूसेंट जनरल साइंस, ठीक है। इसमें फिजिक्स भी दिया हुआ है, केमिस्ट्री भी दिया हुआ है और आपका बायोलॉजी भी दिया हुआ है। तो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। बस एक ये किताब खरीद लीजिए आप और इसको पढ़ लीजिए। लेफ्ट साइड में मैंने इसका कवर फोटो दिखा दिया आपको, तो इस तरह की बुक है ये, इसको ले लीजिए। देखिए इसमें अब इम्पॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ जो आपको नोट करना है, वो ये है कि पीटी का जो सिलेबस है उसमें आपको जनरल साइंस पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर बीपीएससी का मेंस का आप सिलेबस देखेंगे वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ठीक है, वो मेंस का सिलेबस है और पीटी में आपको जनरल साइंस पढ़ना है। तो बस ये ध्यान रखें आप, अगर आप पीटी की तैयारी पहले कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी को ना देखें बहुत ज़्यादा, या एप्लीकेशन मत देखिए। जो जनरल चीज़ें हैं, जैसे आप मेटल के बारे में पढ़ते हैं, नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं, लाइट, हीट, एनर्जी, वेव, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स को लेके भी लोगों को काफ़ी डाउट रहता है और वो काफ़ी भटकते रहते हैं कि इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें। मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स भी हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, जैसे लाल एंड लाल का है या रमेश सिंह का है, काफ़ी मोटी सी किताब है वो, उसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसीलिए मैंने वो दोनों किताबें आपको एडवाइस नहीं किया है, ठीक है। मैंने आपके लिए एक यहाँ पे बुक रिकमेंड किया है, प्रतियोगिता दर्पण इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा इशू, ठीक है। तो ये किताब आप खरीद लीजिए, ये काफ़ी आधारभूत पुस्तक है और इकोनॉमिक्स के बारे में जो भी बुनियादी शब्द हैं, बुनियादी टर्म हैं, उसको बहुत अच्छे से इन्होंने कवर किया है। और ये किताब पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, मुरनाल का इकोनॉमी लेक्चर है यूट्यूब पे, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप देख लीजिए, इसमें टोटल 85 वीडियो हैं, हिंदी में है सारे के सारे वीडियो, और बहुत अच्छे से जो इकोनॉमिक्स का बेसिक टर्म्स हैं उसको समझाया गया है। मैं इसका लिंक यहाँ पे भी दिखा दिया है मैंने, और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अगर आप चाहें तो वीडियो पे पहुँच सकते हैं लिंक को फॉलो करके, ठीक है। तो मैं लिंक भी डाल दूंगा। अभी देखिए ये जो इकोनॉमिक्स का प्रतियोगिता दर्पण एक्स्ट्रा इशू है, ये अभी आने वाला होगा। आई थिंक जब भी एनुअल बजट होता है तो उसके बाद ये बुक्स आता है, उसमें बजट वगैरह सब कुछ इंक्लूड किया रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ में आ जाएगी, आई थिंक ये मार्केट में आ गया होगा। तो ये जो न्यू वाला एडिशन है इसको ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी 2019-20 के बजट में प्रोविजंस किए गए थे तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये नया वाला बुक खरीद लीजिएगा और इससे इकोनॉमिक्स की तैयारी कीजिए। बस यही दो काम करना है आपको इकोनॉमिक्स के लिए, इससे आपका काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो आगे में हम देख लेते हैं करेंट अफेयर्स, ठीक है। ये भी काफ़ी वाइटल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन ट्रेंड देखेंगे तो करेंट अफेयर्स से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट 30, 35, 40
तो इतने नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी कि करेंट अफेयर्स अच्छे से तैयार किया जाए। और करेंट अफेयर्स के बारे में लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट रहता है, वो हर बार मैं भी देखता हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं या मैक्सिमम कैंडिडेट हैं वो यही क्वेश्चन करते हैं, सर करेंट अफेयर्स कैसे तैयार करें। तो देखिए करेंट अफेयर्स के लिए मैंने यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में आपको मैगजीन का कवर फोटो डाला। ये मैगजीन है सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही मैगजीन पढ़ना और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैगजीन अपने आप में काफ़ी समग्र है और हर महीने के आई थिंक 10 या 11 तारीख तक ये बुक स्टॉल पे आ जाता है, तो आप हर महीने इसको ख़रीद लीजिए, इसको पढ़ते रहिए। इसमें सारी चीज़ें दी हुई रहती हैं, आपका करंट अफेयर अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप कर सकते हैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, तो हिंदू न्यूज़पेपर आप ले लीजिए और हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए। पर न्यूज़पेपर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, 2-2 3-3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आधे घंटे 40 मिनट न्यूज़पेपर का हेडिंग देख लीजिए बस। और बाकी जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं पूरे महीने की, वो आपको क्रॉनिकल मैगजीन में मिल जाएगा। कहीं ज़्यादा भटकने की और डिफरेंट सोर्सेज से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए आपको अवॉइड करूँगा, क्योंकि पटना से जितनी भी न्यूज़पेपर छपती हैं जो मैंने देखा अभी तक, या दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो या प्रभात खबर हो, किसी में कोई भी मटेरियल इस तरह का नहीं रहता जो आपकी बीपीएससी तैयारी में हेल्प करे। तो प्लीज़ हिंदी न्यूज़पेपर या तो आप ना ही पढ़ें, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है तो हिंदू पढ़ लीजिए, अगर हिंदू भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप छोड़ ही दीजिए। न्यूज़पेपर इतना मुझे नहीं लगता कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्रॉनिकल अच्छे से कवर करते हैं तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी एक महीने में जो घटनाएं हुई। अब देखिए क्रॉनिकल आपको कितने दिन का पढ़ना है, तो प्लीज़ 1 साल का तो आप ज़रूर पढ़ के रखिए, ठीक है। हर महीने आप पढ़ते रहिए। अभी जैसे मान लीजिए अगर आपका पीटी का एग्ज़ाम सितंबर में, तो 7 मंथ तो है ही आपके, तो ये 7 महीने का भी ऑलमोस्ट आप अच्छे से कर लीजिए। इसको खरीद लीजिए, हर महीने खरीदिए, अपने पास रखिए, इसको पढ़ते रहिए और अंडरलाइन करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, तो इससे आपका काम हो जाएगा। देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक भी डाल दिया, ठीक है। मैंने 2 वीडियो बनाए करेंट अफेयर्स के लिए अलग से। पहला जो मेरा वीडियो वो है हाउ टू प्रिपेयर करेंट अफेयर्स फॉर बीपीएससी प्री एंड मेंस, तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो को भी आप देख लीजिए। दूसरा मैं एक और लिंक डाल दूंगा, हाउ टू रीड सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल काफ़ी मोटी सी मैगजीन है, उसको पढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया कि कैसे पढ़ना, उसमें कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है, कैसे टॉपिक सेलेक्ट करना है। तो ये दोनों वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बिहार स्पेशल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, और पिछले मैं 2-3 बार से देख रहा हूँ, अगर मैं क्वेश्चन स्टडी करता हूँ, क्योंकि बिहार से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। अगर आप आज से 5-6 साल पहले का क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी बिहार से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक बुक रिकमेंड किया, इसके लिए भी 3-4 बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैं बुक रिकमेंड कर रहा हूँ वो है लूसेंट बिहार जनरल नॉलेज, ठीक है। तो ये देखिए लेफ्ट साइड में आप इसका कवर फोटो देख सकते हैं बुक का, तो ये बुक आपको लेना है। चलिए इसमें बिहार में क्या क्या पढ़ना आपको, देखिए हिस्ट्री ऑफ बिहार इसमें करना आपको। और हिस्ट्री ऑफ बिहार अगर आप पढ़ेंगे तो बिहार का एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों करना है। और इसमें बहुत ज़्यादा आपको फोकस देना है रोल ऑफ बिहार इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये सारे इस बुक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको करना है ज्योग्राफी ऑफ बिहार, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार भी आप कर लीजिए, इस बुक में आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने बुक देखा है ये, और इसमें बिहार का जो सॉइल सिस्टम है या फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, या रिवर सिस्टम है, इंडस्ट्री है, माइनिंग है, तो सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ से आप ज्योग्राफी ऑफ बिहार कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक्स ऑफ बिहार के बारे में बात कर लेंगे, तो इस बुक में इकोनॉमिक्स के बारे में भी दिया हुआ है। और इस पर आपको फोकस क्या रखना है, जो बिहार का बजट है 1920 का, तो बिहार का बजट आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च कर लेंगे तो बिहार का बजट देख लीजिए। बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, तो इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर देख लीजिएगा 2018 और 2019 का, ठीक है। तो देखिए बजट अगर 19-20 का है तो इकोनॉमिक सर्वे 18-19 का आएगा, तो वो इकोनॉमिक सर्वे आप देख लीजिएगा बिहार का। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा और इसका नोट्स बना के रख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और जो बिहार गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम चलाया, डेवलपमेंट स्कीम, चाहे वुमेन डेवलपमेंट के लिए हो, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए हो, या हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, जैसे 7 निश्चय प्रोग्राम वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इकोनॉमिक्स में। चलिए अब देखते हैं पॉलिटी ऑफ बिहार, तो पॉलिटी भी आप बिहार का अच्छे से कर लीजिएगा, इस बुक में भी दी हुई है, ठीक है। पॉलिटी ऑफ बिहार तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो स्टेट का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वही बिहार में भी पॉलिटिकल सिस्टम है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है आपकी। बट आप ये बुक में कुछ पॉलिटी के अलग से चीज़ें दी हुई हैं, जैसे बिहार में पंचायती राज सिस्टम है, या बिहार के मुख्यमंत्री वगैरह के बारे में, या बिहार के राज्यपाल के बारे में,
ठीक है, या पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, पहले राज्यपाल कौन थे। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। इसमें एक आपको और काम करना है, जो बिहार का सेंसस है, ठीक है, तो बिहार का जो सेंसस रिपोर्ट है 2011 का, उसको भी आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि कंसिस्टेंटली उससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे क्या होगा, लिटरेसी रेट के बारे में, या पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, या बिहार के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे। तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे, तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। आप सेंसस तो ज़रूर करके जाएँ, क्योंकि सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। देखिए अभी मैथ से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पिछली बार भी आपने देखा होगा क्वेश्चन, उसमें 10-11 क्वेश्चन मैथ से पूछे गए थे, और मैथ का क्वेश्चन तो बहुत ही आसान रहता है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मेहनत करके मैथ में 10 में 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो ठीक है, मैथ के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ। आपके पास जो भी मैथ का बुक अवेलेबल है उससे वो सारे आप टॉपिक कर लीजिए। कोई भी अर्थमेटिक बुक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का बुक है, उसमें ये सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। देखिए आप प्रॉफिट लॉस अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, आपको प्रॉफिट लॉस पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। दूसरा आपको टाइम एंड डिस्टेंस करना है, तो ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस भी अच्छे से कर लीजिएगा। आप एवरेज कर लीजिए आप अच्छे से, ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं नंबर्स का, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा अब आगे इसमें क्या है, नंबर सिस्टम देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट वगैरह देख लीजिए, इसमें ब्याज, मूलधन, समय दर क्या रिलेशन है उसका, कैसे निकालते हैं, तो इससे भी कई बार क्वेश्चन आता है। यूनिटरी सिस्टम देख लीजिए आप, ठीक है, जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है 4 लोग एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 5 लोग कितने दिन में करेंगे, इस तरह का भी क्वेश्चन आता रहता है, तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। और प्रोपोर्शन वगैरह देख लीजिएगा, अनुपात कैसे निकालते हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने टॉपिक बताए हैं। और कोई भी आप मैथ्स का बुक ले लीजिए, ये सारे टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, इससे 8-10 क्वेश्चन आएंगे, और अगर वो कर लेंगे तो आपके लिए बोनस होगा, क्योंकि ये सबसे आसान है जब मैंने क्वेश्चन देखा है, तो जो मुझे लगता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आप 10 में 10 स्कोर कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बीपीएससी पीटी प्रिपरेशन एंड मिथ के बारे में देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे मैं बात करूंगा यहाँ पे, जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले रोल ऑफ कोचिंग। देखिए कोचिंग का क्या रोल है पीटी की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ मैं पीटी के बारे में बात कर रहा हूँ, मेंस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेंस के लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप मेंस के लिए देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख लीजिए। तो देखिए अगर पीटी के लिए कोचिंग के रोल के बारे में बात करें, तो पीटी के लिए कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पीटी का क्वेश्चन देखेंगे तो पीटी के क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड ही पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स रहता है उसमें, अगर आपको फैक्ट्स याद है तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं रहती है जो पीटी के क्वेश्चन है, ठीक है। पीटी के लिए आपको एक्सटेंसिव स्टडी करना है। इसके विपरीत मेंस में क्या आपको सेलेक्टिव स्टडी करना। मेंस का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेक्टिव उन्होंने टॉपिक दे दिए हैं और वही सब सारे स्टडी करने हैं। लेकिन जो पीटी का आपका सिलेबस है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है, तो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बुक्स आपको रिकमेंड कर दिया है, तो ये सारे बुक्स पढ़िए, ठीक है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इसी सारे बुक्स पे आप कमांड कीजिए, और पीटी में ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे जो पीटी का सिलेबस है तो सारे आर्ट्स सब्जेक्ट हैं। कोई भी टॉपिक इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझने में प्रॉब्लम है। आप सारे टॉपिक आराम से समझ जाएंगे, खुद भी पढ़ेंगे तो। मान लीजिए अगर एक दो टॉपिक में कहीं समझने में दिक्कत भी होती है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब में वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आपके आसपास कोई सीनियर हैं उनसे पूछ लीजिए। तो मुझे लगता है पीटी के लिए आपको कहीं क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। पीटी के जो टॉपिक हैं, जैसे मान लीजिए आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में लिखा हुआ है, सारी चीज़ें किताब में, आप बार बार पढ़िए, उसको याद कर लीजिए, बस यही करना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं, तो नोट्स के बारे में। अब देखिए नोट्स को लेके भी काफ़ी लोगों को डाउट रहता है। तो देखिए तैयारी का ना एक कोई रास्ता नहीं है, सब लोग तैयारी अलग अलग हिसाब से करते हैं, सब लोग सफलता अलग अलग हिसाब से प्राप्त करते हैं। कोई नोट्स बना के भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, कोई बगैर नोट्स बनाए हुए भी सफल हो जाते हैं। तो ये आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देख लीजिए। अगर आप नोट्स बनाने में सक्षम हैं तो नोट्स बना सकते हैं। वैसे पीटी के लिए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट्स मत बनाइए। मेंस के लिए तो नोट्स बनाना है आपको, लेकिन पीटी के लिए अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि काफ़ी एक्सटेंसिव स्टडी करना है, तो कितना आप नोट्स बनाते रहेंगे। तो नोट्स मत बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाने से अच्छा आपके लिए ये होगा कि जो भी आप बुक्स में पढ़ते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब बाद में आप रिवाइज़ करेंगे तो आप कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। जो अंडरलाइन किया हुआ टॉपिक आपने रखा है उसको देख लीजिए और जल्दी से आप रिवाइज़ कर लीजिए। तो ये आप कर सकते हैं अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो, ठीक है। तो अंडरलाइन कर लीजिए, नोट्स आप देख लीजिए, अगर नहीं बनाना है तो मत बनाइए, ठीक है।
चलिए अब तीसरे मुद्दे पे हम बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम कैसे मैनेज करना है, कितना घंटा पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई महत्व का नहीं है, क्योंकि आपका काम ही है स्टडी करना। आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ते रहिए, आपको जितना भी टाइम मिल रहा है, चाहे 10 घंटे हो 12 घंटे हो, आप पढ़ाई के लिए ही हैं, वही आपका कर्तव्य है, वही आपका कर्म है। तो अपना कर्म कीजिए अच्छे से, आप पढ़ते रहिए आप। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप कम से कम 6-7 घंटे तो टाइम एवरेज मेंटेन कीजिए, ठीक है। 6 आवर्स 7 आवर्स आप टाइम एवरेज मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। देखिए कंटिन्यूटी बनाए रखना सबसे ज़रूरी है। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूअसली पढ़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 12 घंटे 14 घंटे पढ़ते हैं और बाकी 4 दिन आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। प्लीज़ बी कंटिन्यूअस ऑन योर स्टडी। अब डेली पढ़िए, चाहे 4 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए या 6 घंटे पढ़िए, ठीक है। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए। और अभी तो आपके प्री एग्ज़ाम में 6-7 महीने टाइम भी है, तो अगर आप 6 घंटे का भी एवरेज लेके चलेंगे तो आराम से आप 65th जो प्री है उसको क्वालिफाई कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए अब हम लास्ट मुद्दे पे बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। देखिए पीटी एग्ज़ाम से पहले 2-3 टेस्ट सीरीज आप कर लीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तब भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन अगर 2-3 टेस्ट सीरीज अगर आप कर लेंगे, उससे क्या होगा, एग्ज़ाम हॉल में आप थोड़ा सहज महसूस करेंगे, ठीक है। और साथ ही एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेज करना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा 2 घंटे के टाइम में भी कुछ लोगों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते और क्वेश्चन उनके छूट भी जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप 2-3 टेस्ट दे लीजिए। उससे आप टाइम मैनेज करना सीख लेंगे कि मुझे कितने टाइम में करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है और कैसे करना है। इसके लिए आपको क्या करना, ऑनलाइन फ्री टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन आप सर्च कर लीजिएगा एग्ज़ाम से 10 दिन 15 दिन पहले, और वो ऑनलाइन वाला जो टेस्ट पेपर है उसको आप कर लीजिए, ठीक है। उससे आपको टाइम मैनेजमेंट करने में आसानी हो जाएगी और आपका काम हो जाएगा। तो देखिए ये अब पूरा मैंने चर्चा कर दिया जो भी आपकी पीटी की रणनीति है उसके बारे में। तो मैंने बुक्स के बारे में भी बता दिया। तो ये सारे बुक्स आप फॉलो करते रहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीटी बहुत ही आसानी से आप क्वालिफाई कर लेंगे। बट प्लीज़ कंटिन्यूअस रहिए और तैयारी करते रहिए। बाकी मैं आपको गाइड करता रहूँगा पीटी के लिए भी। जैसे जैसे मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे या और भी कुछ मुद्दों पे बात करना होगा आपसे, तो मैं वीडियो बना के आपको गाइड करूँगा। बट ये जो मैंने अभी वीडियो बनाया है इस पे अमल कीजिए आप, और जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इस पे आप फोकस करके चलिए, आपका पीटी 100% हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और वीडियो से संबंधित अगर कोई भी डाउट होता है, अगर आपको लगता है कि किसी मुद्दे पे आप अच्छे से नहीं समझ पाए, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए मुझे। मैं 100% आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए उसको। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी के लिए मैं कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ आपको, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू के बारे में भी मैं आपसे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।